बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स जो इसके बाद वाली हैं, मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हम बिजनेस में जब भी कोई चीज़ परचेज करते हैं, मतलब जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, वो दो कैटेगरीज में फॉल होती है। अगर मैंने कोई भी चीज़ बाय की है, राइट, बाय की है बिजनेस में, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर, तो वो दो कैटेगरीज के अंदर आ सकती है। वो दो कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है आपकी, सबसे पहली कैटेगरी होती है आपकी असेट। या तो आप बिजनेस में जो चीज़ खरीदेंगे वो क्या आएगी, असेट आएगी। अब जो असेट्स होते हैं बहुत तरीके के होते हैं, तो ये इन्हें अपने नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे इससे पहले वाली ट्रांजैक्शन में मैंने असेट का नाम लिखा था। असेट का नाम क्या था, फर्नीचर था। तो इसी तरीके से बहुत सारे असेट्स होते हैं। फर्नीचर है, आपने कोई पेटेंट खरीदा है, राइट, पेटेंट मैं आपको बाद में समझाऊंगी आने वाली वीडियोज़ में कि क्या होता है। अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है, मशीनरी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत टाइप की मशीनरीज होती हैं, तो आप उसे नाम दे देते हैं, जैसे मशीनरी ए हो गई, मशीनरी बी हो गई, मशीनरी सी हो गई। आपने कोई प्लांट खरीदा है, आपने कोई लैंड खरीदा है, कोई बिल्डिंग खरीदी है, राइट। तो क्या होता है, अलग अलग टाइप के असेट्स होते हैं और ये सारे असेट्स होते हैं अपने नाम से रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरी चीज़ जो बिजनेस बाय करता है वो होता है आगे प्रोसेसिंग के लिए। आगे प्रोसेसिंग के लिए मतलब होता है किसी तरीके का रॉ मटेरियल, मतलब जो बिजनेस में आगे इस्तेमाल होगा बेचने के। मतलब हम क्या करेंगे, इस सामान को किसी भी तरीके से क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसी फिनिश गुड में, किसी भी और फॉर्म में, और आगे उसे बेचेंगे। और अगर मेरा जैसे लेट्स से होलसेल का काम है, किसी चीज़ की प्रोडक्शन का काम नहीं है, बिजनेस जो है वो सिर्फ रिटेलिंग का है या होलसेलिंग का है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स नहीं होते। वहाँ क्या करते हैं, हम सिर्फ सामान खरीदते हैं और अपना जो उसमें कमीशन होता है या अपनी जो मार्जिन होती है वो ऐड करके आगे बेच देते हैं। तो वहाँ पे हम लोग फिनिश गुड को ही फिनिश गुड में आगे बेचते हैं, राइट। लेकिन जो ये वाला सामान होता है बेटा, इसे हम डिनोट करते हैं एक नाम से, जिसे हम बोलते हैं परचेजेस। इसे हम डिनोट करते हैं किस नाम से, परचेजेस। परचेजेस मतलब होता है वो सामान जो आगे बेचने के लिए खरीदा गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, परचेजेस बोलते हैं, राइट। ऐसा कोई भी सामान जो आगे बेचने के लिए खरीदा गया है, उसे हम कौन से नाम से डिनोट करते हैं, उसे हम दिखाते हैं परचेजेस के नाम पे। और याद रखिए, ये जो चीज़ें जो हम खरीदते हैं, जो हमारे बिजनेस में आगे इस्तेमाल की जाएंगी, उन्हें हम बोलते हैं असेट। और जो ये परचेजेस होते हैं बेटा, ये बिजनेस के लिए होते हैं एक्सपेंस। ये क्या होते हैं, खर्चे। जैसे इस मार्कर को बनाने के लिए जो मशीनरी यूज होगी वो है हमारा असेट, लेकिन इसे बनाने के लिए जो मैंने प्लास्टिक मंगवाया है वो किस में आएगा, परचेज में आएगा, और वो क्या है, एक्सपेंस है। वो मेरे लिए है एक्सपेंस, हमेशा ये याद रखिए। तो ऐसा कोई भी सामान जो मैं आगे बेचने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, उन्हें मैं क्या कहती हूँ, गुड्स, राइट। जैसे कहीं पर अगर जैसे आगे आने वाली ट्रांजेक्शन में वर्ड्स यूज होगा गुड्स। अब कहीं पे लिखा है गुड्स परचेज्ड, तो इसका मतलब ये है कि मैंने ये वाला सामान खरीदा है। और अगर कहीं पे मैं असेट परचेज करूंगी तो वहां पे गिवन होगा, जैसे अभी यहाँ पे गिवन था फर्नीचर परचेज, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करती हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स से फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है। फर्नीचर परचेज का मतलब क्या है कि मैंने फर्नीचर नाम का असेट खरीदा है, तो किस नाम से आएगा, फर्नीचर के नाम से आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मशीनरी परचेज्ड। मशीनरी क्या है, असेट है, तो ये किस नाम से आएगा, मशीनरी से आएगा। यहाँ पे गिवन है गुड्स परचेज्ड। गुड्स परचेज का मतलब ये है कि मैंने क्या खरीदा है, रॉ मटेरियल खरीदा है या ऐसा सामान खरीदा है जो आगे प्रोसेस करने में, आगे बेचने में काम आएगा, तो ये किस नाम से दिखाया जाएगा, परचेजेस के नाम से दिखाया जाएगा, या आपके बुक्स में दिखाया जाएगा परचेजेस के नाम पे। या फिर कहीं पे सिंपल ये गिवन है परचेजेस, तो इसका मतलब भी क्या है कि आपने रॉ मटेरियल या फिर किसी भी तरीके का ऐसा सामान खरीदा है जो आप आगे प्रोसेस करके या बिना प्रोसेस किए बेचने वाले हैं, राइट। तो यह हमें याद रखना है, जब हम असेट्स खरीदते हैं तो उनके नाम से रिकॉर्ड किया जाता है, और जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस नाम से दिखाया जाता है, और ये क्या होता है, एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। तो हमें ये बात याद रखनी है, ओके। इसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो ये कह रही है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, इसमें एक और चीज़ है जो समझनी बहुत ज़रूरी है, तो पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी बची हुई एंट्रीज करेंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर गिवन है, मैं बात कर रही हूँ परचेजेस की, ठीक है, मैं होल सोली बात कर रही हूँ परचेजेस की, जिसमें लिखा होगा परचेज गुड्स या फिर परचेजेस। अब याद रखिए परचेजेस जो होते हैं वो किसके क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। इसकी वजह से बिजनेस का क्या इंक्रीज होता है, एक्सपेंस होता है। तो इसीलिए परचेजेस को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। याद रखिएगा, परचेजेस को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। उसी तरीके से परचेज का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, सेल्स। सेल्स से क्या होगी, बिजनेस की इनकम इंक्रीज होगी, तो सेल्स को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो अभी हम एम्फसाइज कर रहे हैं परचेजेस पर। परचेजेस जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ाती हैं, तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट दिखाते हैं। तो परचेजेस को क्या किया जाता है, हमेशा डेबिट किया जाता है। अब इसकी कुछ हम वेराइटी देख लेते हैं। अब यहाँ पे गिवन है परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000, ठीक है। अब हमें पता है हमने कुछ सामान खरीदा कितने का, 10,000 रुपए का। तो पहली चीज परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000 रुपए से,
ठीक है। उसके बाद हमने पेमेंट कर दी होगी, राइट, हमने पेमेंट कर दी होगी। तो जब हमने पेमेंट की है कैश के फॉर्म में की होगी, कैश क्या होता है हमारा असेट होता है, असेट जब कम होगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट और आगे आ जाएंगे 10,000 रुपए। ये तो हो गया पहला, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होगी इसकी ट्रांजेक्शन, ये होगा इसे रिकॉर्ड करने का तरीका, ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। ओके, इसके बाद मैं कहती हूँ परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम राम, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम राम। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब जो है वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, अब याद रखिए। अब आपने क्या किया, आप एक बिजनेस चलाते हैं, लेट्स से, राइट, आप एक बिजनेस रन करते हैं और जो ये बिजनेस है वो है इस मार्कर का, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रही थी। अब आपने क्या किया, इसका रॉ मटेरियल जो था वो मंगवाया, इसका प्लास्टिक जो था वो मंगवाया और आपने लेट्स से बहुत सारे लोगों से मंगवाया, एक ए था, एक बी था, एक सी था, एक डी था, ठीक है। ए से आपने 10,000 का सामान मंगवाया, बी से आपने 20,000 का सामान मंगवाया, सी से भी आपने 20,000 का सामान मंगवाया और डी से भी आपने 20,000 का सामान मंगवाया, राइट। तो मैं कह सकती हूँ टोटल आपने कितने का सामान मंगवाया है, आपने टोटल 70,000 का सामान मंगवाया है, ठीक है। अगर आपने इसकी कैश पेमेंट कर दी तो आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, कितना सामान ए से आया, कितना बी से आया, कितना सी से आया और कितना डी से आया, क्योंकि आपने सबको पेमेंट कर दी है। अब लेट से आपने सी को जो था वो पेमेंट नहीं की थी, राइट, आपने सी को भी पेमेंट नहीं की थी। आपकी परचेजेस कितने की हो गई, 70,000 की हो गई, लेकिन पेमेंट अभी कितने की हुई है, 50,000 की हुई है, ठीक है। पेमेंट अभी कितने की हुई है, 50,000 की हुई है। अब लेट से 6 महीने बाद आपको पेमेंट करनी थी और आपको ये पता है कि आपको 20,000 रुपये की पेमेंट करनी है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है कि आपको पेमेंट ए को करनी है, बी को करनी है, सी को करनी है या फिर डी को करनी है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो इसीलिए बेटा जब भी कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, क्रेडिट मतलब होता है उधारी पे, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो जिससे उधार लिया होता है या जिसको उधार दिया होता है उसका नाम नोट डाउन करना जरूरी होता है। क्यों होता है जरूरी, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। शॉपकीपर है, आपके एक मोहल्ले में एक शॉप है और वहाँ से सब लोग सामान खरीदते हैं। अब लेट से वहाँ पे 20 घर हैं और 20 घर के लोग वहाँ से राशन खरीदते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं। अब वो जितना भी सामान बेच रहे हैं, ठीक है, बेचेंगे। अब लेट से आप उनके पास गए और आपने कहा कि मैं महीने की एंड में आपको पेमेंट किया करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें आपका नाम लिखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपके नाम के आगे कि आपको कौन कौन सा सामान उन्होंने बेचा है, राइट। और ऐसा करना क्यों जरूरी है, वरना उन्हें याद ही नहीं रहेगा कि उन्होंने किसको सामान कैश में बेचा था और किसको सामान उधारी पर बेचा था। तो इसीलिए जब यहाँ पर ऐसे लिखा होता है, यहाँ पर गिवन है परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम राम, तो जब ये नाम स्पेसिफाइड होता है तो हम मानकर चलते हैं कि हमने अभी तक इस ट्रांजेक्शन का पैसा नहीं दिया है, राइट। तो हमने परचेजेस तो कर लिए, तो परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। अब हमने राम से सामान खरीदा लेकिन हमने अभी तक उसे पैसा नहीं दिया है, तो क्या क्रिएट हुई है, लायबिलिटी क्रिएट हुई है, उधारी क्रिएट हुई है। क्यों, क्योंकि राम ने तो हमें 20,000 का सामान बेच दिया, राइट, उसने हमें 20,000 का सामान भिजवा दिया, लेकिन हमने अभी तक उसे 20,000 रुपये नहीं दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस पे लायबिलिटी क्रिएट हुई है, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो वो कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड पे जाती है। तो लायबिलिटी का नाम क्या है, टू राम अकाउंट 20,000। तो यहाँ पे आ गया राम का नाम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 20,000, राइट। तो ये हो गई हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब लेट्स से एक और चीज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम राम फॉर कैश, राइट। अब हमें गिवन है परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम राम। अब राम का नाम देख के हम कहेंगे कि हाँ भाई क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी, लेकिन आगे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई हमने कैश में खरीदा है, राम से खरीदा है सामान। मैं बता रही हूँ मैं कि मैंने राम से खरीदा है, लेकिन किस में खरीदा है, कैश में खरीदा है। तो लायबिलिटी नाम की चीज नहीं क्रिएट हुई है। यहाँ पे क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब मैंने सामान जो खरीदा है वो कैश के अगेंस्ट में खरीदा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि राम बिशक लिखा हुआ है लेकिन आगे क्या गिवन है, फॉर कैश। इसका मतलब ये है कि ट्रांजेक्शन किसके अगेंस्ट में हुई है, कैश के अगेंस्ट में हुई है। तो अगर मैं इसे बाइफरकेट करने लगूं तो मतलब हमारे पास इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है। आपके पास ट्रांजेक्शन आने की 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी है परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, दूसरी है परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम राम, और तीसरा है परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम राम फॉर कैश। तो बेटा ये है कैश ट्रांजेक्शन, ये है क्रेडिट ट्रांजेक्शन और ये है अगेन योर कैश ट्रांजेक्शन। ये याद रखना है, जहाँ पे सिर्फ नाम है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, जहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है वो कैश ट्रांजेक्शन है, और जहाँ पे नाम और कैश दोनों गिवन है इसका मतलब ये है दैट इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। इसकी एंट्री होगी परचेज टू
परचेज टू, जो भी उसका नाम है राम हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगी अगेन परचेज टू कैश, राइट। अब इसी से रिलेटेड हमारी आगे आने वाली जर्नल एंट्रीज हैं, सो लेट्स मूव टू दैट। ओके, सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, अब हम सबको पता है परचेज की वजह से, परचेज क्या है, एक्सपेंस है, इसकी वजह से एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो कौन सी साइड पर जाएगा, वो जाएगा आपकी डेबिट साइड पर। एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं वो कौन सी साइड पे जाते हैं, डेबिट साइड पे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, गिवन है कि हमने पेमेंट कर दी है कैश के अगेंस्ट में, तो कैश जो है वो हमारा क्या है, असेट है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने पेमेंट की है, कितने की पेमेंट की है मैंने, 30,000 की पेमेंट की है, तो इसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट कितने से, 30,000 से, और एक्सपेंस कितने से इंक्रीज हुआ है मेरा, 30,000 से मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। तो ये ट्रांजेक्शन थी, ये उसके दो इम्पैक्ट हैं, डेबिट इम्पैक्ट, ये क्रेडिट इम्पैक्ट। लेट्स राइट इट डाउन। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे डेट, डेट क्या है हमारी 4 मार्च, यहाँ पर आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आ गया 30,000, 30K, के मतलब होता है 1000, और यहाँ पर भी आ गया 30K। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ओके, नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम के। अब नेक्स्ट क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम के। अब मैंने सामान खरीदा, किससे खरीदा, के से खरीदा, मतलब ये नाम है। पहली चीज परचेज है, इसकी वजह से मेरा एक्सपेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, कितने से, कितने का सामान खरीदा हमने के से, तो डेबिट हो जाएगा भाई 20,000 रुपये। उसके बाद के को मैंने अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो क्या क्रिएट होगी, लायबिलिटी क्रिएट होगी। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो कहाँ जाती है, क्रेडिट में जाती है। लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, 20,000 की, क्योंकि मुझे के को कितने पैसे देने हैं, 20,000 रुपये देने हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज टू के, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ परचेज अकाउंट डेबिट टू के अकाउंट, और नीचे आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम के। अब यहाँ पे मैंने लिखा था बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, और यहाँ पे मैंने लिखा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम के, मतलब ये बता रहा है ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन, ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसीलिए यहाँ पर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। कितने की, 20,000 की, 20,000 और अगेन 20,000। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। ओके, उसके बाद है हमारे पास एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल। ओके, नेक्स्ट हमारी एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल। तो ये देख लेते हैं इस एंट्री को कैसे करेंगे। सबसे पहले अब यहीं पे मैं दिखा देती हूँ, ये हटा देती हूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल। अब अगेन नाम गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, ये है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो परचेज क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, कितने रुपए से हो रहा है, 6,000 रुपीज से, तो यहाँ पे लिख देंगे 6,000। तो परचेज एक्सपेंस से इंक्रीज हो रहा है 6,000 से, तो ये है डेबिट का कंपोनेंट। दूसरा साहिल जो है वो लायबिलिटी है हमारे लिए, वो भी इंक्रीज हो रही है, कितने से, 6,000 से, वो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में, बिकॉज लायबिलिटीज व्हेन इंक्रीज गो ऑन दी क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर अभी अगर मैं ये एंट्री लिखना चाहूँ, आई एम सॉरी फॉर द मैस, यहाँ पर एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू साहिल्स अकाउंट, यहाँ पर भी 6,000, यहाँ पर भी 6,000, और नीचे आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम साहिल, राइट। अब नेक्स्ट एंट्रीज करने से पहले लेट मी क्लियर आउट द बोर्ड, और इस तरीके से हमारी ये सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी। लास्ट ट्रांजेक्शन्स जो है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल इन कैश। अब वही जो मैंने 3 आपको वेरिएशंस बताई थी कि कौन सी क्रेडिट होंगी, कौन सी कैश होंगी, तो इसमें गिवन है परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल इन कैश। अब वहाँ पे स्पेसिफाइड है कि कैश के अगेंस्ट में, तो मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो इसमें वो क्या होगा, सबसे पहली चीज़ हमने परचेजेस इंक्रीज की हैं, ये हमारा एक्सपेंस है, तो इन्हें डेबिट किया जाएगा। कितने की परचेजेस हैं, 8,000। उसके बाद कैश के अगेंस्ट में किया है, तो कैश एक असेट होता है, वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि पेमेंट की जाएगी, और असेट जब भी डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट किए जाते हैं, तो क्रेडिट होगा 8,000। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, पहले यहाँ पे आप डेट स्पेसिफाई करेंगे, डेट है इसकी 14 मार्च। यहाँ पर आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 8,000 डेबिट अमाउंट में और 8,000 ये आपके क्रेडिट अमाउंट में भी। ओके, लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास पेड रेंट फॉर ऑफिस। ओके, पेड रेंट फॉर ऑफिस, तो पहली चीज़ हम लोग रेंट पे कर रहे हैं। रेंट बेटा एक एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, तो जाते हैं डेबिट साइड पर, ये हो जाएगा डेबिट। कितने का रेंट है, 1,000 का। उसके बाद रेंट हमने कैश के अगेंस्ट में पे किया होगा, तो कैश का आउटफ्लो होगा, मतलब असेट कम हो रहा है, तो हो जाएगा क्रेडिट साइड पर, दिस इज 1,000। तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट जो भी इसकी डेट है 15 मार्च, ये इसकी डेट हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 1000, यहाँ पर आ जाएगा 1000। यहाँ पर मैं नरेशन लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ पर आएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, और यहाँ पर आ जाएगा बीइंग रेंट पेड। तो इस तरीके से जो ये हमारा पूरा न्यूमेरिकल हमने लिया था ये सॉल्व हो गया है, और हमने ये देखा कि ये टेबल जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है जर्नल एंट्रीज करने के लिए। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लेंगे, और जर्नल एंट्रीज में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डिस्काउंट की बात होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड इन, और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, और कोई भी अगर आपको डाउट्स हो तो आप नीचे उसे कॉमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।